नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज। पीएम मोदी ने रांची में किया मेगा रोड शो, उमड़ा जन सैलाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के बोकारो और गुमला में विशाल जनसभा को किया संबोधित। भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए जनता को एकजुट रहने का दिया संदेश। एक हैं तो सेफ हैं का नारा किया बुलंद। महाराष्ट्र चुनाव के लिए महायुति और महाविकास आघाड़ी ने झोंकी ताकत। अमित शाह ने अमरावती, बुल्ढाना और रावेर में की ताबड़तोड़ जनसभा। एमबीए पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप, तो आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र। महिला, युवा, किसान समेत हर वर्ग का रखा विशेष ख्याल। उधर महाविकास आघाड़ी ने भी जारी किया अपना घोषणा पत्र, महाराष्ट्र नामा। और मेक्सिको में क्वेरेटारो शहर के एक बार में हमलावरों की अंधाधुंध फायरिंग, 10 लोगों की मौत, 10 घायल। जांच में जुटी पुलिस। यदि हेडलाइंस अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात 2 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव की, तो बात करेंगे सबसे पहले झारखंड की, जहां पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को होना है, जिसके लिए कल शाम वहां पर प्रचार अभियान थम जाएगा। तो आज झारखंड में जमकर चुनाव प्रचार देखने को मिला। पीएम मोदी ने एनडीए की ओर से प्रचार की कमान संभाली और 2 बड़ी चुनावी रैलियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने जेएमएम कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार पर जमकर प्रहार किया, तो जनता का पैसा लूटने वालों का हिसाब करने की भी बात कही। पीएम मोदी ने कांग्रेस को उसकी देश विरोधी नीतियों के लिए कटघरे में खड़ा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को झारखंड पहुंचे तो इंडी गठबंधन पर जमकर बरसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली सभा बोकारो में की तो राज्य की जेएमएम सरकार के भ्रष्टाचार को जनता के सामने रखा। उन्होंने जेएमएम और कांग्रेस पर झारखंड को लूटने का आरोप लगाया और कहा कि जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं के घरों से नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, जबकि राज्य की जनता अपने मूलभूत हक के लिए तरस रही है। जेएमएम सरकार में पिछले 5 साल में हुआ क्या भाई? आपके हक की ये सुविधाएं जेएमएम कांग्रेस के लोगों ने लूट ली। लूट, नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। इतने नोट निकल रहे हैं कि गिनते गिनते मशीनें भी थक जाती है। मैं आपको वादा करता हूं, सरकार बनने के बाद इन भ्रष्टाचारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसलिए अदालत में हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के द्वारा झारखंड के विकास के लिए किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा जनता के सामने रखा और कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं में भी राज्य सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की सरकारों द्वारा केंद्र से लेकर राज्यों में युवाओं, महिलाओं और किसानों और वंचितों के लिए भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाने का ट्रैक रिकॉर्ड भी जनता के सामने रखा। इधर हमारे झारखंड के लोग एक खर्ची पर्ची जानते हैं क्या? हरियाणा में खर्ची पर्ची का मतलब ये होता है, जब तक नोटों का बंडल नहीं देते, खर्ची नहीं करते, नौकरी नहीं मिलती। और पर्ची का मतलब है, जब तक कोई बड़ा नेता पर्ची लिख करके नहीं देता, आपकी दाल गलती नहीं है। हमने एक खर्ची और पर्ची दोनों को दफना दिया है।
हम झारखंड में भी यही करेंगे मेरे नौजवानों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो एससी, एसटी और ओबीसी समाज को हमेशा बांटने का काम करती है। जब से देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज के लोग एकजुट हुए हैं तो कांग्रेस घबरा गई है। गुमला में रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि झारखंड की रोटी, बेटी और माटी के सम्मान को बचाने और घुसपैठियों को राज्य में आने से रोकने के लिए भाजपा सरकार जरूरी है। झारखंड में घुसपैठ रोकने के लिए यहां भाजपा सरकार चाहिए। झारखंड की पहचान को बचाने के लिए यहां भाजपा सरकार चाहिए। नौजवानों को नौकरी मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, आदिवासी, ओबीसी और दलितों की पहली पसंद भाजपा है, एनडीए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की सरकारों द्वारा जनजातीय समाज के नायकों के सम्मान में किए गए कामों को गिनाया तो महिलाओं के लिए सामाजिक योजना के आंकड़ों को भी जनता के सामने रखा। गुमला से अजीत द्विवेदी और बोकारो से कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में बीजेपी के प्रचार को धार देते हुए रांची के ओटीसी मैदान से न्यू मार्केट चौक तक रोड शो भी किया। इस दौरान उनकी एक झलक पाने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। सड़क के साथ ही छतों पर भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिन्होंने हाथ हिलाकर पीएम मोदी का अभिवादन किया। पीएम के साथ रोड शो में रांची से प्रत्याशी सीपी सिंह और हटिया के प्रत्याशी नवीन जायसवाल भी मौजूद रहे। तो प्रचार चरम पर है और झारखंड में पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी, जिसके लिए सभी दल अपनी अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। सभी दलों के स्टार प्रचारकों ने झारखंड में आज जमकर प्रचार किया, तो जनता से अपने लिए वोट भी मांगे। कैसा रहा आज का झारखंड में प्रचार, देखिए ये खास रिपोर्ट। विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी दलों ने प्रचार में अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा के सह प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा। तो वहीं भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने कहा कि मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकार कर लिया है कि उनकी सरकार जा रही है। देखिए, मैं सरकार बदलने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, ये तो सच बात है, लेकिन ठेका जैसा वर्ड, सुपारी जैसा सबको प्रयोग ना करते हुए बोले कि ये सरकार परिवर्तन के लिए यहाँ काम कर रहा है। हेमंत सोरेन साहब ने मान लिया कि उनकी सरकार जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चुनाव पूर्व ही अपनी हार मान ली और आपने ये मान लिया कि उनकी सरकार अपदस्थ हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ हेमंत सोरेन साहब कि झारखंड के लोगों ने सुपारी छोड़ दीजिए, पूरा पान खा लिया आपको अपदस्थ करने के लिए। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कोडरमा में मरकच्चो प्रखंड के गुराहा मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। राजद प्रत्याशी सुभाष यादव के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद ने भाजपा पर निशाना साधा। सारे देश और दुनिया भर में इंडिया गठबंधन को सब लोग याद करते हैं और सब लोग इंडिया गठबंधन में करते थे। झारखंड में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ जेएमएम के नेतृत्व वाली इंडी गठबंधन और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के बीच है। विधानसभा की 81 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान 13 और 20 नवंबर को होना है, तो वहीं परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो झारखंड के प्रचार का रंग तो आपने देख लिया। बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, जहां आज वायदों का दिन रहा। भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया तो महाविकास आघाड़ी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। भाजपा ने अपने 25 सूत्रीय संकल्प पत्र में किसानों, महिलाओं और युवाओं पर खासा फोकस किया है,
तो महाविकास आघाड़ी ने भी महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए कई वायदे किए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने अपने 25 सूत्रीय संकल्प पत्र में किसानों, महिलाओं और युवाओं पर खासा फोकस किया है। पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में लाड़की बहन योजना के तहत महिलाओं को हर माह 2100 रुपए देने, 25,000 महिलाओं को पुलिस बल में शामिल करने, किसानों की कर्ज माफी, 10 लाख विद्यार्थियों को प्रति माह 10,000 रुपए का स्टाइपेंड, जबरन और धोखाधड़ी से धर्मांतरण कराने के खिलाफ सख्त कानून, वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत 2100 रुपए देने और महाराष्ट्र में 25 लाख लोगों को रोजगार देने, हर गरीब को भोजन और आश्रय, आंगनवाड़ी और आशा सेवकों को प्रति माह 15,000 रुपए का वेतन और बीमा, वर्ष 2027 तक महाराष्ट्र में 50 लाख लखपति दीदी तैयार करने, सरकार बनने के 100 दिन के अंदर विजन महाराष्ट्र 2029 पेश करने, कम आय वाले परिवारों को हर माह मुफ्त राशन समेत कई और लाभकारी योजनाएं लागू करने की बात कही है। इसके अलावा 2028 तक महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने संकल्प पत्र को जारी करते हुए कहा कि भाजपा का घोषणा पत्र लोगों की उम्मीदों का संकल्प है। हमारा संकल्प पत्र पत्थर पर खींची लकीर है। इस संकल्प पत्र महाराष्ट्र के हर वर्ग के, हर भौगोलिक क्षेत्र के और हर आयु वर्ग के, सामाजिक वर्ग के और आयु वर्ग के लोगों से सुझाव प्राप्त कर बनाया गया है। ये एक प्रकार से समग्र महाराष्ट्र की जनता की आकांक्षाओं का प्रतिघोष है। देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा के संकल्प पत्र को भारत और महाराष्ट्र के विकास का रोडमैप बताते हुए कहा कि भाजपा जो कहती है उसको पूरा भी करती है। वहीं महाविकास आघाड़ी का घोषणा पत्र भी जारी कर दिया गया। एमवी ने इसे महाराष्ट्र नामा का नाम दिया है। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत महागठबंधन के अन्य नेता मौजूद रहे। इसमें महिलाओं को मुफ्त सेवा, किसानों को 3 लाख का ऋण माफ, बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपए का मासिक स्टाइपेंड, राज्य छात्रवृत्ति योजना का विस्तार, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत परिवार को 25 लाख तक का इंश्योरेंस कवर, साथ ही किसानों को 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने और महाराष्ट्र में जातीय जनगणना करवाने का वादा किया। महाराष्ट्र के प्रगति और विकास के लिए हमारा विजन 5 मुख्य पिलर्स है। महाराष्ट्र की तरक्की और खुशहाली के लिए हम अपना मैनिफेस्टो महाराष्ट्रनामा आपके समक्ष रखते हैं। महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटों पर महायुति और एमवीए की सीधी लड़ाई है। दोनों गठबंधन में किसके वादों पर महाराष्ट्र की जनता भरोसा करती है, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा। शिशिर सेलार और श्यामा मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वायदे हो गए, घोषणा पत्र हो गए। इस बीच महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार भी अपने चरम पर है। महायुति और महाविकास आघाड़ी की पार्टियां जमकर प्रचार कर रही हैं। तो बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस समेत तमाम दिग्गजों ने प्रचार किया। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी प्रचार करने के लिए उतरे। तो महाराष्ट्र में कैसा रहा आज का सियासी समर, ये खास रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए महायुति और महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने अमरावती, बुल्ढाना और रावेर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने महाविकास आघाड़ी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग चुनाव में बहुत सारी गारंटी देते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं करते। उन्होंने कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना को इसका उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी की गारंटी झूठ, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की गारंटी है। आघाड़ी के सारे वादे सिर्फ वोट प्राप्त करने के लिए होते हैं और नरेंद्र मोदी जी का वादा पत्थर पर लकीर होता है, वो पूरा होता है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने भाजपा पर निशाना साधते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। आदित्य ने कहा कि महाराष्ट्र की इंडस्ट्री को भाजपा ने मुंबई से हटाकर गुजरात भेज दिया है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र से 5 लाख नौकरियां खत्म हो गई हैं। पहले महाराष्ट्र के जो मुद्दे हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, उस पर बात करें ना। बीजेपी कभी चांद की कुछ बात करेगी, कभी मंगल की कुछ बात करेगी, ठीक है, ये सब तो करिए, लेकिन महाराष्ट्र की बात कीजिए। इस बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मुंबा देवी विधानसभा सीट से महायुति की उम्मीदवार शायना एनसी को अपना समर्थन दे दिया है। कुमारवाड़ा के राम मंदिर हॉल में मनसे कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने मुंबा देवी विधानसभा में महायुति को समर्थन देने का फैसला किया। सायना एनसी ने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे और सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार उधर केरल के वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार में जुटी हुई हैं। वायनाड में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें विकास के मुद्दों पर बात करनी चाहिए। You know, they should talk on real issues. They should talk on development issues. What have they done for Wayanad? They should talk about that. So I really think that elections have to be about the issues that affect people. They have to be about price rise, unemployment, development, all the multiple issues people are fighting. And I don't think we should distract people with all these things. तो ये उपचुनाव भी बड़ा दिलचस्प है। और अब बात करेंगे कुछ और बड़ी खबरों की। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चल रहे आतंक विरोधी अभियान में भारतीय सेना के एक अधिकारी शहीद हो गए। शहीद सूबेदार राकेश कुमार 9 नवंबर को किश्तवाड़ में शुरू किए गए इस आतंक विरोधी ऑपरेशन का हिस्सा थे। आतंकियों के छिपे होने के इनपुट के आधार पर यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये आतंकियों का वही ग्रुप है जिसने 2 दिन पहले किश्तवाड़ में 2 निर्दोष ग्रामीणों का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी थी। अगली खबर, तमिल फिल्म उद्योग के जाने माने अभिनेता थिरु दिल्ली गणेश का 80 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया है। लंबी बीमारी के बाद उन्होंने अपने घर पर अंतिम सांस ली। अभिनेता के निधन पर प्रधानमंत्री ने शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, दिग्गज फिल्मी हस्ती थिरु दिल्ली गणेश जी के निधन से बहुत दुखी हूं। उन्हें शानदार अभिनय का वरदान प्राप्त था। उन्हें हर भूमिका में गहराई लाने और विभिन्न पीढ़ियों के दर्शकों से जुड़ने की उनकी क्षमता के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उन्हें थिएटर का भी बहुत शौक था। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना है। ओम शांति। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 नवंबर को गुजरात के वडताल में श्री स्वामीनारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेंगे। पीएम सुबह करीब 11:15 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वो लोगों को संबोधित भी करेंगे। और अब बात कचरे से कंचन की। विशेष स्वच्छता अभियान के दौरान कबाड़ निस्तारण से 2364 करोड़ रुपए के राजस्व मिलने को प्रधानमंत्री ने सराहनीय बताया है। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का पोस्ट साझा करते हुए कहा, प्रशंसनीय, कुशल प्रबंधन और सक्रिय कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करने से इस प्रयास के अच्छे परिणाम मिले हैं। यह दर्शाता है कि कैसे सामूहिक प्रयासों से स्वच्छता और आर्थिक विवेक दोनों को बढ़ावा देकर स्थायी परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। दरअसल केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा 2021 से 24 के दौरान चलाए गए विशेष अभियानों में कबाड़ के निस्तारण से 2364 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि विशेष अभियान 4.0 भारत का अपनी तरह का सबसे बड़ा अभियान है। स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए भारत का सबसे बड़ा अभियान है और इसमें कई बेहतरीन अभ्यास एवं उपलब्धियां देखने को मिली हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विशेष अभियान के तहत 5.97 लाख से अधिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाए गए और इसके परिणाम स्वरूप प्रभावी कार्यालय उपयोग के लिए 190 लाख वर्ग फुट जगह खाली भी हुई। इसके साथ ही जितेंद्र सिंह ने विशेष अभियान 4.0 के तहत केंद्रीय सचिवालय में लंबित मामलों में आई कमी की सराहना की, जिसमें अधिकांश मंत्रालयों या विभागों ने 90 से लेकर 100% लक्ष्य हासिल कर लिए। उन्होंने सभी अधिकारियों से पूरे वर्ष विशेष अभियान 4.0 की गति को जारी रखने और इसे जीवन का तरीका बनाने का भी आह्वान किया। भारतीय स्टील निर्यात में शानदार उछाल आया है। अक्टूबर में सितंबर के मुकाबले 11% की वृद्धि देखने को मिली है, जो स्टील निर्माण में सेक्टर के बेहतर प्रदर्शन को दिखाता है। इस्पात मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर में भारत ने 4.4 मिलियन टन स्टील का निर्यात किया, जो कि सितंबर में 4 मिलियन टन था। इस वित्त वर्ष में भारत का स्टील उत्पादन 8% की वार्षिक वृद्धि के साथ
152 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। विशेषज्ञ बताते हैं कि बढ़ते शहरीकरण और निर्माण गतिविधियों में वृद्धि से भी स्टील उत्पादों की मांग बढ़ी है। अब बात स्वच्छ पर्यावरण की। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नीतियां सफल साबित हो रही हैं। पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक व्हीकल के जरिए प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी। सरकार की इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ और बिजली चालित परिवहन की ओर भारत की यात्रा को गति देना है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाने और इसे अपनाने को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिस वजह से बीते कुछ महीनों के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। ईवी के जरिए कैसे बेहतर सड़क, हवा और बेहतर पर्यावरण का निर्माण किया जा सकता है, इसी को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इलेक्ट्रिक वाहनों की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कहा कि सरकार की इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ और बिजली चलित परिवहन की ओर भारत की यात्रा को गति देना है। ऐसा मैं कहूँगा कि नोबल कॉज के लिए जो ईवी सर्विसेज नाते से कार्यक्रम ब्रीद नाम से शुरू किया गया है, इसका बहुत लाभ खास करके दिल्ली जैसे शहर में इसकी बड़ी आवश्यकता थी और इसको सबसे पहले चरण में हम जितने सरकारी व्हीकल्स हैं, अफसरों की गाड़ियां हैं, हमारे कर्मचारियों के जो वाहन हैं और भी जो उपयोग आने वाले वाहन हैं, उनको सबको ईवी सर्विसेज पर लाएंगे ताकि प्रदूषण में कमी लाई जा सके। केंद्र सरकार की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम यानी EMPS और PM E-ड्राइव योजनाओं जैसी पहलों के माध्यम से इस वित्त वर्ष यानी 2024 और 25 में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की बिक्री बढ़कर 5,71,411 यूनिट हो गई है। इस दौरान ई रिक्शा और ई-कार समेत इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स की बिक्री 1164 यूनिट तक पहुंच गई है, जबकि L5 कैटेगरी में इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स की बिक्री 71,501 यूनिट तक पहुंच गई है। आने वाले समय में योजनाओं के चलते इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में और भी इजाफा होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार के जितने भी स्कीम्स हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को सपोर्ट कर रही हैं, इसलिए PM ई बस सेवा, पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म, नेशनल इलेक्ट्रिक बस प्रोग्राम, PM E-ड्राइव, PLI स्कीम, तमाम तरह के सबों का प्रेशर यही है कि धीरे धीरे लोग जो हैं उस ओर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर बढ़े। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को भी चलाकर देखा। इलेक्ट्रिक वाहन जहां पर्यावरण अनुकूल हैं, वहीं इनके जरिए प्रदूषण को कम करने में भी इनकी भूमिका कारगर साबित हो सकती है। उम्मीद है कि आने वाले समय में इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक वाहन हर तरीके से हर किसी की उम्मीदों पर खरे उतरते नजर आएंगे और भारत अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार को बढ़ाते हुए नजर आएगा। मुकुल शर्मा, DD न्यूज, दिल्ली। अगली खबर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी की रजत जयंती समारोह के समापन पत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल हुए और युवाओं का उन्होंने मार्गदर्शन किया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के रजत जयंती समारोह के समापन सत्र का आयोजन हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया और विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि भारत के संस्थान कैसे विश्व के टॉप रैंकिंग वाले संस्थान बन सकते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने में उद्योग समूह को वित्तीय मदद करनी चाहिए। ब्लू इकोनॉमी, स्पेस इकोनॉमी जैसे कई विकल्प हैं जिनमें युवा अपना भविष्य संवार सकते हैं। You are in a Bharat that is performing admirably in sea, on land, in sky and in space. You have blue economy in sea. It offers you vistas of opportunities. Same about space economy. We are amongst few nations to focus on that. But it can fructify only with sharpened, skilled human resource. महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी एक स्वयंसेवी संस्था है जो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है। मेट्स के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग ने कहा कि संस्थान का लक्ष्य प्रधानमंत्री के संकल्प को सिद्ध करने के लिए परमार्थ भावना से काम करना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि IP विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर महेश वर्मा ने भी संस्थान के योगदान को सराहा।
भारत के प्रधानमंत्री की सोच है कि 70 साल से ऊपर के नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हों, पूरे ढंग से हों। उसके लिए हम एक 200 बेड का हॉस्पिटल, जिसमें 100 बेड हम रिजर्व करेंगे। प्रधानमंत्री की इच्छा है 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने की, उसमें 150 सीटें का योगदान हमारी ये संस्था भी करेगी। विकसित हो रही टेक्नोलॉजी और एजुकेशन हमारे सामने बहुत सारे अवसर भी लेके आती है और साथ ही साथ बहुत सी चुनौतियां भी प्रस्तुत करती हैं। तो हमें सबको इस परिवर्तन को अपनाना जारी रखना है और हम सुनिश्चित करें कि हम अपने छात्रों को बदलती दुनिया में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करते रहेंगे। उपराष्ट्रपति ने युवाओं से स्वदेशी का मूल मंत्र अपनाने और सामाजिक समरसता बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और इसमें युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। डॉक्टर चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। और अब अंतर्राष्ट्रीय जगत से एक बड़ी खबर, हादसे की खबर। मैक्सिको के क्वेरेटारो शहर के एक बार में हुई अंधाधुंध फायरिंग में 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। क्वेरेटारो के सार्वजनिक सुरक्षा सचिवालय के प्रमुख जुआन लुइस फेरुस्का ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि कम से कम 4 हमलावर एक पिकअप ट्रक में सवार होकर आए और बार के अंदर गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में 10 लोगों के मारे जाने की खबर है और 10 लोग घायल भी हुए हैं। फेरुस्का ने बताया कि एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।